जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजेंट्स के टाइप, है ना। एजेंट कौन होता है ये हम समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रिंसिपल का, है ना। एजेंसी बनाने के लिए एजेंट को एक्सप्रेसली भी अपॉइंट किया जा सकता है। कई बार एजेंसी जो है वो इन्फर हो जाती है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, तो उसे हम इम्प्लाइड एजेंसी बोलेंगे। वो भी एक तरीका है एजेंट बनाने का। फिर हमने ये पढ़ लिया कि एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है, उसका स्कोप ऑफ अथॉरिटी क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब इमरजेंसी में। अब हम बात करें एजेंट कितने टाइप के होते हैं, तो देखो दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है सब एजेंट और नीचे जाओगे तो एक मिलेगा सब्स्टिट्यूट एजेंट। ठीक है। सब एजेंट कौन लोग होते हैं? एजेंट का एजेंट, सीधी सी भाषा में बोलूं तो एजेंट का एजेंट, जैसे प्रिंसिपल ने अपना एजेंट अपॉइंट किया। डेलीगेट क्या करता है प्रिंसिपल? अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट की, मतलब जो पावर प्रिंसिपल के पास थी एक्शन लेने की, वो उसने किसे दे दी? एजेंट को। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेलीगेशन। जब हमारे पास कोई एक्शन लेने का राइट है, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेसिटी है, पावर है, हम इस राइट को किसी और को दे देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। वंशिका को तो नॉलेज होगा। अंशिका, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। डेलीगेशन मीन्स अ प्रोसेस विच ट्रांसफर अथॉरिटी टू अनदर पर्सन। जो अथॉरिटी तुम्हारे पास है उस अथॉरिटी को किसी और को देते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलीगेशन। कोई डाउट? तो प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है एजेंट को। जब अथॉरिटी डेलीगेट हो जाती है तो एजेंट जब उस अथॉरिटी में आके एक्शन करता है तो उससे प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। अगर एजेंट फर्दर डेलीगेट कर दे, वो भी डेलीगेट कर रहा है, जो एजेंट को अथॉरिटी मिली थी एजेंट ने उसे किसी और को डेलीगेट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ एजेंट ने अपना सब एजेंट बना लिया है, अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है। ये सब वर्ड सबऑर्डिनेट वर्ड की वजह से आया है। सबऑर्डिनेट वर्ड समझ में आता है ना वंशिका? सुपीरियर सबऑर्डिनेट, हमेशा सुपीरियर अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है। कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो, तुमसे मैं कॉमन सेंस से बात पूछूं, तुम बताना। तुम प्रिंसिपल हो, ठीक है। तुमने मुझे, तुम्हारे पास एक अथॉरिटी थी किसी एक्टिविटी को करने की, वो अथॉरिटी तुमने मुझे दे दी। तुमसे बिना पूछे वो काम मैं किसी और से करवाऊं, क्या ये ठीक होगा? प्रिंसिपल जब एजेंट को अपनी अथॉरिटी सौंपता है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिसको बोल सकते हैं रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अथॉरिटी हमेशा भरोसे पे दी जाती है। बिना भरोसे के कभी कोई किसी को अथॉरिटी देता है क्या? तुम बताओ। तो भरोसा तभी तक तो है जब प्रिंसिपल को लगता होगा यार ये एजेंट बनने लायक है, ये मेरा काम कर देगा ठीक से, इसलिए उसने इसको दिया। ऑब्वियसली एजेंट अगर अपना सब एजेंट अपॉइंट करता है, मतलब अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट करता है, तो उसे पूछना चाहिए इससे, हाँ या ना। अदरवाइज ये भरोसा टूट जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें होने वाली है। एक और बात बताता हूं, इस बेस्ड ऑन ट्रस्ट वाली बात को पता है लॉ की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? फिड्यूशरी पोजीशन या फिड्यूशरी रिलेशन। क्या ये वर्ड कभी सुना है? ये वर्ड जरूर सुना होगा। फिड्यूशरी का मतलब होता है अ रिलेशन और अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट, है ना। ये वर्ड फिड्यूशरी रिलेशन वर्ड के साथ भी यूज होता है और फिड्यूशरी पोजीशन भी होती है। जैसे डायरेक्टर की पोजीशन फिड्यूशरी पोजीशन है, मतलब वो भरोसे की पोजीशन है। जब शेयर होल्डर अपना डायरेक्टर चुनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सारे पावर्स होते हैं कंपनी के सारे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, उन पर डिसीजन लेने के लिए, है ना। मैं अगर रिलायंस लिमिटेड का शेयर होल्डर हूं तो मेरे पास पावर नहीं है रिलायंस लिमिटेड के डिसीजन लेने की,
या रिलायंस लिमिटेड के रिसोर्सेज के ऊपर डिसीजन लेने की, वो डायरेक्टर के पास है। तो मैंने जिसे डायरेक्टर बनाया है वो भरोसे पे बनाया है ना, रियल ऑनर तो मैं हूं बीइंग अ शेयर होल्डर। मैंने इलेक्ट किया है डायरेक्टर्स को वोटिंग करके, तो वो भरोसे पे बनाया है। तो डायरेक्टर की पोजीशन एक फिड्यूशरी पोजीशन है बेस्ड ऑन ट्रस्ट, भरोसे पे बनी हुई रिलेशन, भरोसे पे बना हुआ पोजीशन। तो यहां पे एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में पोजीशन वर्ड यूज नहीं होगा, यहां रिलेशन यूज होगा। और जब डायरेक्टर की बातें करेंगे, आगे जाके करने वाले हैं, तो पोजीशन की बात होगी। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो डायरेक्टर अगर ऐसा कोई काम करेगा जो भरोसे को तोड़ता है, तो ऑब्वियसली उसकी कुर्सी खतरे में है। फिर ऐसे ही एजेंट अगर इस भरोसे को तोड़ता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खतरे में है, यहां पे टेंशन है। कोई डाउट? चलो, इसी पे बात करने के लिए ये टॉपिक है, इस पे आप थोड़ा सा लीगल भाषा में बात करते हैं, सेंस तो मैंने दे दिया। व्हेन एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, अब ये हेडिंग छोड़ो, जरा आगे चलते हैं। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। अगर कोई काम पर्सनली लिया था तुमने, पर्सनली मतलब प्रिंसिपल ने एज अ पर्सन तुम्हें पे भरोसा करके कोई काम तुम्हें दिया था, और तुमने वो अथॉरिटी पर्सनली ली थी कि मैं करूंगा। अगर पर्सनली ली थी तो फिर पर्सनली तुम्हें ही करना था। अगर तुमने कोई अथॉरिटी सपोज ली थी और एजेंट को साफ बोला था यार मैं करूंगा या करवा लूंगा, और प्रिंसिपल को इस बारे में पता है, बीइंग एन एजेंट तुमने कोई काम लिया था, बीइंग एन एजेंट, पर क्लियर कर दिया था प्रिंसिपल को कि ये काम मैं भी कर सकता हूं, किसी से करवा भी सकता हूं, ये मैं पर्सनली करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। पर्सनली करना, बीइंग अ पर्सन, मैं इन्वॉल्व रहूंगा काम में, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, या ऐसा था डिसाइड कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहूंगा। ये दो अलग अलग बातें हो गई, हाँ या ना? तो एजेंट कब डेलीगेट नहीं कर सकता है अथॉरिटी? जब उसने एजेंसी अंडरटेक की थी पर्सनली, जब उसने एजेंसी अंडरटेक की थी पर्सनली। और अगर पर्सनली नहीं की थी तो ऑब्वियस बात है कि ही कैन डेलीगेट। यहां से ही कहानी क्लियर होना शुरू हो गई लॉ की इस भाषा में। बोलो हाँ या ना? फिर से पढ़ लो इस लाइन को, क्या है? एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एन एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अंडरटेक टू परफॉर्म पर्सनली। उसने अंडरटेक किया था पर्सनली परफॉर्म करने का, तो ऑब्वियस बात है कि वो किसी और को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। कोई डाउट? इतनी सी बात काम की है, आगे चलते हैं। लॉ में जब ऐसा लिख के, कॉमा लिख के अनलेस लिख दिया जाए, अनलेस वर्ड का मतलब है कि अब वो एक्सेप्शन की बातें करेगा। उसने जनरल बात तो बता दी, अनलेस द ऑर्डिनरी कस्टम और ट्रेड अ सब एजेंट में और फ्रॉम द नेचर ऑफ द एजेंसी अ सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। मतलब क्या है इसका? एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में कहा कि भाई रीति रिवाजी, किसी किसी टाइप के बिजनेस में इस तरह के रीति रिवाज होते हैं कि भाई एजेंसी ली जाती है पर वो लोगों से करवाई जाता है काम, खुद नहीं करते। इस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो तुम। केस नंबर 2, नेचर ऑफ एजेंसी, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही इस नेचर का कि अकेले मैं कर भी नहीं सकता उस काम को, मुझे 10 लोगों को इन्वॉल्व। सपोज तुमने कहा, तुमने मुझे एजेंट बनाया और बोला कि मेरे लिए मार्केटिंग कर दो 10 सिटीज में, सेम डे पे, सेम डेट पे 10 सिटीज में मार्केटिंग कर देना। इज इट पॉसिबल ड्यू टू नेचर ऑफ एजेंसी कि मैं अकेला कर दूंगा? हाँ बोल रहा हूं, मैं 10 सिटी में, हाँ, हाँ वो मैंने कहा हाँ कैसे बोला, मैं कैसे कर दूंगा 10 जगह? तो ये जो एग्जाम्पल हुआ ये देखो ना, मार्केटिंग वाला काम, मार्केटिंग की इंडस्ट्री, ऑर्डिनरी कस्टम है उस इंडस्ट्री का कि भाई वो काम करवाया जाता है लोगों से, इवन दो एजेंसी मैंने ली हो, मैं करवाऊंगा लोगों से, किसी से पैम्पलेट्स बंटवाऊंगा, किसी से होर्डिंग्स लगवाऊंगा, किसी से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा। वो उस इंडस्ट्री का कस्टम है कि इस तरह से ही होता है काम। और ये जो नेचर ऑफ एजेंसी मैंने तुम्हें बताया यार, इस एजेंसी का नेचर ही ऐसा है कि इट इज impracticable, it is impossible to be present at 10 cities at the same time on the same day. It is not possible.
तो ये तो नेचर ही ऐसा है कि मेरे को करवाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को छोड़ के बात हो रही है, इसलिए अनलेस से तो एक्सेप्शन सरकमस्टांस हो गए। ऑर्डिनरीली बीइंग एन एजेंट, अगर मैंने अंडरटेक किया है एजेंसी विद द प्रॉमिस कि मैं पर्सनली परफॉर्म करूंगा, तो फिर मुझे पर्सनली परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। बोलो जी बोलो, कोई डाउट है क्या? कंपनी के केस में जब हम किसी को डायरेक्टर बनाते हैं ना, तो वो पर्सनली ऑब्लिगेशन लेता है कि इसको मैं परफॉर्म करूंगा, क्योंकि वहां दिमाग लगाने की बात है। जहां पे भी नेचुरल स्किल और कंपिटेंस के ग्राउंड पे हम किसी को एजेंट बनाते हैं कि उसका नेचुरल कंपिटेंस एंड स्किल उसी व्यक्ति के पास है, तो ये ऑटोमेटिक बात हो गई कि उसे खुद परफॉर्म करना है। अरे तुमने मूवी में किसी एक्टर को कास्ट किया, तो वो किसी को भी भेज देगा अपनी जगह पे शूटिंग करने के लिए, तो चलेगा क्या? हाँ बोल रहे हो क्या? मैंने पूछा, तुमने किसी पर्टिकुलर एक्टर को तुम्हारी मूवी में कास्ट किया, मतलब तुम उस बंदे को पर्सनली चाहते हो। उस तरह के इंडस्ट्री में ये ऑर्डिनरी कस्टम नहीं है कि किसी को भी भेजेगा, उसे खुद आना पड़ेगा शूटिंग में, यस और नो? हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस से समझो कि जब किसी एजेंट को उसके पर्सनल स्किल, टैलेंट, इस ग्राउंड पे कास्ट अपन अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर जैसे एग्जांपल हो गए, सिंगर, डांसर, एक्टर जैसे एग्जांपल हो गया, टीचर जैसा एग्जांपल हो गया, तो उस केस में सब एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। पर ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं, ऐसे कुछ ट्रेड होते हैं जहां ऑर्डिनरी कस्टम है। ऑर्डिनरी कस्टम मतलब रीति रिवाज है कि एजेंसी कोई लेता है, करवाता किसी और से काम, या नेचर ऐसा है एजेंसी का कि करवाना ही पड़ता है बहुत सारे लोगों से काम। तो ऐसे केस को एक्सेप्शन में डाल दिया उन्होंने। आगे देखो, सब एजेंट को डिफाइन किया है। सब एजेंट कौन है? सब एजेंट वो पर्सन है जो किसने एम्प्लॉय किया है? प्रिंसिपल ने नहीं, ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करने वाला बंदा सब एजेंट है। प्रिंसिपल ने किसी को अपना एजेंट बनाया था, उस एजेंट के कंट्रोल में काम करने वाला बंदा सब एजेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें बताया, मार्केटिंग के लिए तुमने मुझे अपॉइंट किया, ठीक है? अलग अलग 10 सिटीज में मार्केटिंग करनी है, तो उन 10 सिटीज में मैं अलग अलग लोगों को मैंने काम सौंप दिए हैं। तो वो सारे लोग जो मेरे अंडर कंट्रोल काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं ही जिम्मेदार हूं, तो मेरे अंडर कंट्रोल काम कर रहे हैं, वो सब सब एजेंट कहलाएंगे। कोई समस्या है तो बताओ। एनालिसिस, सब एजेंसी रेफर्स टू अ केस। ऐसी सिचुएशन, सब एजेंसी हर केस में होती है क्या? एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर तो सब एजेंट होगा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी लेते हो? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में सब एजेंट होता ही है, ऐसा कोई गारंटी लेते हो? नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, वही होते हैं। तो ऐसे केसेस जहां पे एजेंट अपॉइंट करता है दूसरे एजेंट को, ध्यान से, हाँ, कौन अपॉइंट कर रहा है? एजेंट ने अपना एजेंट रख लिया है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट नहीं किया है इसको। इसी पे सब्स्टिट्यूट एजेंट अलग होने वाला है। पता है सब्स्टिट्यूट एजेंट में क्या डेफिनेशन आएगी? प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया, फिर प्रिंसिपल ने ही दूसरा एजेंट अपॉइंट कर दिया सेम काम को करने के लिए, और पहले वाले को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट करना। तो सब एजेंट में एजेंट ही दूसरा एजेंट अपॉइंट कर रहा है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल। ये लॉफुल कब नहीं होगी, ये बात हम ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए, जहां पे पर्सनली परफॉर्म करना था एजेंट को, हमने उसका स्किल कंपिटेंस देख के उसे अपॉइंट किया था, हमारी परमिशन के बिना वो किसी और को एजेंट रखता है, तो ये लॉफुल नहीं है, बिकॉज द एजेंट इज डेलीगेटी। डेलीगेटी मतलब वो जो डेलीगेशन की प्रोसेस थी, उसमें एक पर्सन बनेगा डेलीगेटर, एक बनेगा डेलीगेटी। मैंने कहा था ये ओ आर और डबल ई कहीं पे भी आ जाते हैं, प्रोमिसर प्रोमिसी, पेयर पेई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, है ना? तो जब कोई चीज कोई ट्रांसफर कर रहा होता है, जो सोर्स होता है वो ओ आर होता है, और जो डेस्टिनेशन होती है वो डबल ई होती है। मैं पैसे दे रहा हूं, आई एम ए पेयर। तुम्हें मिल रहे हैं, यू आर अ पेई। प्रॉमिसर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, सोर्स मैं हूं प्रॉमिस का,
आई एम अ प्रोमिसर। ऐसे ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही तो अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही है, तो सोर्स डेलीगेटर वो होगा प्रिंसिपल, और डेलीगेटी वो होगा एजेंट, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी जा रही है। क्या ये वर्ड फिर से क्लियर कर दिया मैंने? ये समझना जरूरी होता है। बोलो। Because the agent is delegate and a delegate cannot further delegate। delegate को राइट थोड़ी है, मैंने तुम्हें काम सौंपा है, तुम्हें अथॉरिटी दी है, मुझसे पूछे बिना तुम किसी और को अथॉरिटी कैसे दे सकते हो? सो सिंस delegate does not have authority to further delegate, this principle वही मैक्सिमा आ गया, delegatus non potest delegator। फिर वही बात है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझ लो। अगर तुम डेलीगेटी हो तो तुम फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन बता दिया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कौन से कैरेक्टर का है? फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मतलब समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, भरोसे पे बनी हुई बात को फिड्यूशरी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, ये लोगों लिखा भी है। रिपोज्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था एजेंट पे, इसका मतलब इस एजेंसी का कैरेक्टर फिड्यूशरी है। दैट इज वाई, ये रीजन है, जहां पे भी ऐसा फिड्यूशरी रिलेशन होगा तो ऑब्वियस बात है कि जिसे मैंने काम सौंपा है वो फर्दर काम आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। हर उस जगह पे जहां पे फिड्यूशरी कैरेक्टर है, सिर्फ इस लॉ के लिए नहीं पढ़ रहे हो ये, सिर्फ इस एक्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो ये, हम इंडिया में जितने लॉ बनाते हैं उसमें ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो आगे जितने एक्ट पढ़ोगे, जितने लॉ पढ़ोगे, ये बात तो रहेगी ही कि अगर आप फिड्यूशरी पोजीशन पे बैठे हो तो आप उस पोजीशन को डेलीगेट नहीं कर सकते। तुम डायरेक्टर ऑफ फिड्यूशरी पोजीशन पे बैठे हो, तुम कलेक्टर ऑफ फिड्यूशरी पोजीशन पे बैठे हो, आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको पर्सनली करना पड़ेगा। कोई डाउट? आगे चलते हैं। एक्सेप्शन, exception where the agent can appoint sub agent, the appointment of sub agent would be valid if terms of appointment originally contemplate। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जब बना था ना, तभी एजेंट ने बोल दिया था ये काम मैं भी कर सकता हूं, किसी से करवा भी सकता हूं, एग्री हो तो मुझे एजेंट बनाओ, ऐसा मैंने तुमसे कह दिया था। फिर तुमने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दी है, बताओ क्या मैं सब एजेंट रख सकता हूं, हाँ या ना? तो जब आपने टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट में ही ये बात कंटम्पलेट कर दी थी, मेंशन कर दी थी, अरे हाँ या ना? अगला देखो, समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, कस्टम ऑफ ट्रेड, ये अभी मैं ऊपर इतनी देर से समझा रहा था, इसीलिए रीति रिवाज है उस बिजनेस के, कस्टम है, कस्टम समझते हो ना, पुराने चले आ रहे रीति रिवाजों को कस्टम बोला जाता है। तो उस बिजनेस का कस्टम है, मे प्रोवाइड एन अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, उस बिजनेस में सब एजेंट रखे ही जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में, इन बोथ दीज केसेस, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल की तरह ही ट्रीट होगा सब एजेंट। अगर ऐसा है तो जो अभी हमने ऊपर अथॉरिटी पढ़ी थी, याद है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट, वो पूरा का पूरा स्कोप ऑफ अथॉरिटी किसको मिलेगा? सब एजेंट को। मतलब सीधी सी बात है, सब एजेंट को वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो ओरिजिनल एजेंट को मिलता है। मतलब इसका वही हो गया कि सब एजेंट भी जो एक्टिविटी करेगा, थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो थर्ड पार्टी को प्रिविटी में डालेगा किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का माना जाएगा, परफॉर्म भले ही सब एजेंट करे। इन दोनों केसेस में जो ऊपर हमने पढ़े हैं, जहां पे एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, तो सब एजेंट भी वही पावर रखेगा जो ओरिजिनल एजेंट रखता है। वेयर इन कोर्स ऑफ एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट अनफोर्सीन इमरजेंसी, फिर से आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस, अनफोर्सीन इमरजेंसी है और एजेंट रखा था आपने किसी को ओरिजिनल, ये उस ओरिजिनल एजेंट के पास जरूरी हो गया कि अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम जानते हो ना क्या होगा, प्रिंसिपल को नुकसान होगा। तभी तो आई, उसी को तो कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन।
तो क्या इस थर्ड केस में भी वैलिड नहीं हो गया सब एजेंट रखना? इवन दो ओरिजिनली जो आपने एग्रीमेंट बनाया था, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसमें ये बात नहीं थी, बट इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ऑब्वियस बात है कि अरे हमने तो ओरिजिनल एजेंट बिना एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किए मान लिया इम्प्लाइड, तो इसमें क्या दिक्कत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? नेसेसिटी वाला एजेंट तो इम्प्लाइड वाले केस में पड़ा था, वहां तो वो एजेंट था भी नहीं, किसी ने हमारे बिहाफ पे परफॉर्म कर दिया और हम उसे बाद में रेटिफाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या दिक्कत है? यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, नेसेसिटी के केस में सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रॉपरली का मतलब समझ गए ना तुम, कौन से केस इसका होगा जहां पे लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। तीन केस हैं ये, ऊपर के तीनों केस प्रॉपर अपॉइंटमेंट के केस हैं कि प्रॉपरली सब एजेंट अपॉइंट हुआ है। तो क्या वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को? तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ या ना? अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, आंसर इज यस। और रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उसके एक्शन से प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और प्रिंसिपल लाइबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए। कोई समस्या? दूसरी बात, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। अब देखो, तुम प्रिंसिपल थे, तुमने अपना एजेंट अपॉइंट किया, उसने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है, वो प्रॉपरली अपॉइंट है तो ये तुम्हें लाइबल करेगा, दैट इज ओके। लेकिन बताओ, क्या इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? ये अभी भी तुम्हें आंसरेबल है, आंसरेबल। अरे कुछ समझ में आया क्या? इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही अभी भी बनती है, भले इसने अपनी अथॉरिटी, आंसरेबिलिटी तो है ना। तुम्हें तुझे तो याद नहीं होगा, बट वंशिका को होना चाहिए। वंशिका, वो बिजनेस, सॉरी मैनेजमेंट वाले सिलेबस में ट्वेल्थ में याद है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आंसरेबिलिटी कभी नहीं जाती, इवन दो आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दो। याद है? हाँ, वही वाली बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी दोनों का डिफरेंस भी दिया था इसी कहानी के बेसिस पे। हाँ, इवन दो आप अथॉरिटी डेलीगेट कर दो, सामने वाला रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जब जब एजेंट को, इस सब एजेंट को अथॉरिटी मिलेगी तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपकी आंसरेबिलिटी कहीं नहीं गई है, जवाब दे तो अभी भी हो आप। हाँ, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। एजेंट अभी भी जिम्मेदार है, कोई डाउट? तो सब एजेंट जो भी हरकतें करेगा, एजेंट उसके लिए जिम्मेदार रहेगा क्योंकि उसने रखा है सब एजेंट को। आगे देखो, सब एजेंट लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल। क्या सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए लाइबल है? हाँ है ना, उसको अथॉरिटी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना कैसे मिल जाएगी? ऑब्वियस बात है कि सब एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? लेकिन किसको? एजेंट को। प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, उसको अथॉरिटी प्रिंसिपल से मिली क्या? उसको अथॉरिटी किससे मिली? एजेंट से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके तरफ है उसकी? सीधी सी बात, प्रिंसिपल के खिलाफ कैसे हो सकती है? ये कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, और ये एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर फ्रॉड या विलफुली रॉन्ग करता है सब एजेंट, तो केस प्रिंसिपल भी कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान उसका हुआ, इंटरेस्टेड पार्टी है भाई वो। ये इस ग्राउंड पे कर सकता है केस। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट याद है? कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और सब एजेंट का हुआ, सब एजेंसी में, तो कायदे से सब एजेंट और एजेंट एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी होती है, जैसे कि प्रिंसिपल है यहां, तो फिर वो भी एजेंट के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है ना। ये वही प्रिविटी वाली कहानी रिपीट हो रही है यहाँ, कि विलफुल फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग करने में प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी लाइबल रहेगा सब एजेंट। ये समझ में आया या नहीं, बताओ? देखो,
एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब देखो, ये है गड़बड़ वाला केस। अंत में इसको डिस्कस कर लें, क्या गड़बड़ हुई है, पहले सोचो क्या गड़बड़ हुई है। सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, हाँ सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है और विदाउट अथॉरिटी हुआ है। ऑब्वियसली किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहले सारा कॉमन सेंस लगा लो, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिना अथॉरिटी के एजेंट सब एजेंट रखा है तो एजेंट ने। तो उस केस में ही एजेंट की जिम्मेदारी की बात हो रही है। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, एक एजेंट जिसके पास सब एजेंट रखने की अथॉरिटी नहीं थी, उसने किसी पर्सन को अपना सब एजेंट रख लिया है। तो इस केस में एजेंट की पहली जिम्मेदारी क्या है, देखो वो कह रहे हैं द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोथ टू प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। मतलब वैसे तो देखो, बीइंग एन एजेंट तुम्हारे एक्शन की वजह से कौन जिम्मेदार होता था थर्ड पर्सन के लिए, अगर तुम एजेंट हो तो हाँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जिम्मेदार होता था। यहां क्या लिखा है पता है, थर्ड पर्सन के लिए भी तुम जिम्मेदार हो और प्रिंसिपल के लिए भी तुम्हारे पास ही जिम्मेदारी है। मतलब थर्ड पर्सन प्रिंसिपल को जिम्मेदार नहीं बनाएगा, इस केस में किसको जिम्मेदार बनाया जाएगा, आपको। कोई डाउट, पर्सनल लायबल हो जाओगे। दूसरी बात, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसके एक्ट्स की, सब एजेंट्स के एक्ट की। सब एजेंट्स के एक्ट की पूरी जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी, एजेंट को। एंड द लास्ट थिंग, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये लो सब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां बोल दिया प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां बोल दिया सब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसको, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के पास सब एजेंट कभी भी मुंह उठा के जा ही नहीं सकता है, उसकी नजरें नीचे ही रहेगी। पूछो क्यों, उसे लीगली अपॉइंट नहीं किया है। तो सब एजेंट की सारी आंसरेबिलिटी, सॉरी, सब एजेंट जो है वो केवल एजेंट से रिलेशन रख सकता है, प्रिंसिपल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताओ। तीन प्रॉब्लम समझ रहे हो, एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी लायबल है, एजेंट सब एजेंट के अगेंस्ट भी लायबल है। मतलब तीन पार्टीज और थी, तीनों के अगेंस्ट एजेंट ही लायबल है। सब एजेंट और प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कोई डाउट, एक सवाल पे यहां क्लैरिटी नहीं है बट मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या सर, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का रिलेशन भी नहीं बनेगा? अगर थर्ड पार्टी, याद करो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर थर्ड पार्टी बोनाफाइड इंटेंशंस के साथ काम कर रही है, उसे इस तरह के किसी मेलिशियस इंटेंशन या इस तरह की किसी गड़बड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उसे ये दिखाया गया कि जो सब एजेंट है वो ये बोल रहा है मैं एजेंट हूं, या ये मैं सब एजेंट हूं, किसका, प्रिंसिपल का, तो ऑब्वियस बात है कि प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए। आई होप बात समझ में आई। लेकिन प्रिंसिपल ऑब्वियसली कोर्ट जाके एक तो थर्ड पर्सन को बता देगा कि एजेंट के अगेंस्ट भी केस कर दो, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि ये सब एजेंट मैंने रखा नहीं है। ठीक है तुम्हारा काम मैं करता हूं, ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट केस जरूर करूं, मैं भी करूंगा। तो ऑब्वियस बात है कि अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो एजेंट के ऊपर ही आनी है। ठीक है, प्रिंसिपल इसे इनवैलिड एक्ट ही मानेगा। आगे चलो, ए, एक कैरियर है, कैरियर मतलब ट्रक, एग्रीड टू कैरी 60 बैग्स ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मोरवी टू भावनगर बाय अ ट्रक। तो ठीक है, वो एजेंट मतलब एक तरह से एक ट्रक चलाता है कोई। ए आस्क्ड बी अनादर कैरियर, कायदे से काम किसको सौंपा गया है, ए को। तो हमारे केस में ये एजेंट है कि भाई ये जो कॉटन वेस्ट है ये मोरबी से भावनगर ले जाना है। ए ने बी को पूछा, वो भी एक कैरियर है, बोले तू ले जाइए गुड्स, द गुड्स वेयर डैमेज इन ट्रांजिट, तो वो बोल रहे हैं वो खराब हो गया। यहां जिम्मेदार कौन होगा, ए। भले ही वो ये बोले कि यार मैं तो ले ही नहीं गया, ये तो बी ले गया था, ये बी ने किया,
अरे भाई तुम्हें एजेंट अपॉइंट किया गया था, जिम्मेदारी तुम पे रखी गई थी, तुम फिड्यूशरी पोजीशन में थे, तुमने बिना पूछे कैसे अपॉइंट कर दिया सब एजेंट, और कर दिया है तो जिम्मेदार तुम ही हो। एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताओ। सब एजेंट की सारी कहानी समझ में आई? चलो एक क्विक क्विक देख लें, बिल्कुल सिंपल सी टॉपिक है। सब एजेंट का मतलब एजेंट का एजेंट, ठीक है। लॉफुली अगर आपको अगर आपको लॉफुली एजेंट अपॉइंट किया गया और आपके ऊपर उस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि आपको पर्सनली परफॉर्म करना है, तो आप किसी और को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। किसी और को एजेंट ऐसे केस में केवल एक सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है। अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया इसलिए मैं बोल सकता हूं, नेसेसिटी के केस में। अगर सपोज ये नीचे वाला एग्जांपल पे ए का ट्रक खराब हो जाता, और खराब होने के बाद वो गुड्स वैसे भी खराब होने वाला था, इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता अपने प्रिंसिपल से, और उस सिचुएशन में उसने किसी को अपना सब एजेंट बना लिया और बोला कि यार ये ले जा नहीं तो ये खराब हो जाएगा, और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन करता है। ऐसे केस में वो डेलीगेट कर सकता है। आई होप मेरी बात समझ में आई। और तो कोई सिचुएशन नहीं है। ऑर्डिनरी कौन से केसेस है जहां पे सब एजेंट अपॉइंट हो जाते हैं? पहला केस, सब एजेंट वहां अपॉइंट हो जाते हैं जहां पे एग्रीमेंट में खुद लिखा था कि मैं सब एजेंट अपॉइंट कर सकता हूं, या फिर वहां भी हो जाते हैं जहां पे कस्टमरी ऐसा होता है, ऐसे ट्रेड होते ही हैं। कोई समस्या नहीं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर आप सब एजेंट अपॉइंट हो गए हो, फॉर्मली, प्रॉपरली प्रॉपरली अपॉइंट हुए हो सब एजेंट, तो ऑब्वियसली बीइंग अ सब एजेंट आप प्रिंसिपल को लायबल करोगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आपको वो सारी अथॉरिटी मिलेगी जो एजेंट को मिली थी। अरे हाँ है ना। लेकिन ऐसे केस में भी एजेंट आंसरेबल रहेगा प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। और क्या सब एजेंट लायबल रहेगा प्रिंसिपल की तरफ? आंसर इज नो। ये है मजेदार बात। सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं है, सब एजेंट केवल और केवल एजेंट को लायबल है, एक्सेप्ट वन केस, जहां फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग है। जहां फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग है, तो जहां फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग है वहां पे तो सब एजेंट भी लायबल है प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट समझाया है ठीक से। लास्ट में हमने बात कर ली कि विदाउट अथॉरिटी, अगर सबसे गड़बड़ केस, विदाउट अथॉरिटी एजेंट ने सब एजेंट रख लिया है, तो सब एजेंट के ऊपर क्या जिम्मेदारी आएगी? पहली बात तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी, प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी। दूसरी बात, प्रिंसिपल और सब एजेंट का रिलेशन बना ही नहीं, प्रिंसिपल कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सब एजेंट को कमीशन देने के लिए। और लास्ट बात, सब एजेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं है प्रिंसिपल के अगेंस्ट, वो केवल और केवल एजेंट के अगेंस्ट ही आंसरेबल है। कोई डाउट? ओके।